अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की क्षितिज और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका 12वां पाठ लखनवी अंदाज, जिसके रचनाकार है यशपाल जी। तो ये जो पाठ है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि इस पाठ में लेखक ने एक ऐसे नवाब को अपनी कहानी का विषय बनाया है जो लेखक के सामने अपनी नवाबी का प्रदर्शन करते हुए खीरे की फांकों को बजाय खाने के सूंघ कर फेंक देता है और ऐसे सूंघ कर ऐसा उसको दिखाता है जैसे उसको बहुत ही रस आ गया हो। तो और सूंघते हुए खीरे की एक एक फांक कैसे वो खिड़की के बाहर फेंक रहा है और फिर डकार लेके भी दिखा रहा है लेखक को कि जैसे वो तृप्त हो गया। तो उसके इस व्यवहार से लेखक ये सोचता है कि इस तरीके के लोगों को, मतलब इस तरीके के चरित्रों को देखकर कि बिना घटना, विचार और पात्र के भी नई कहानी लिखी जा सकती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं ये पाठ। लेखक जो है थोड़ा सा कंजूस है। तो लेखक कह रहा है अपनी मितव्ययी प्रवृत्ति के कारण सेकंड क्लास में यात्रा नहीं करना चाह रहा था, यानी कम खर्च करने वाली आदत के कारण। फिर ये सोचकर कि चलो भीड़ से बच जाऊंगा, ऐसा सोचकर इसका, और मैं अपनी कहानी के बारे में आराम से बैठ के सोच भी सकूंगा और इसके साथ ही खिड़की वाली जगह मिलेगी तो प्राकृतिक दृश्य खिड़की से देखने को मिल जाएंगे, ऐसा सोचकर उसने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी, भागकर सेकंड क्लास के डब्बे में चढ़ गया। लेखक को अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन उसने देखा एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी अंदाज में एक सफेद पोश सज्जन आलती पालती मारकर बैठे हुए हैं, जिनके सामने तौलिए पर 2 चिकने से खीरे रखे हुए हैं। लेखक का सहसा आ जाना नवाब को अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब ने लेखक के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई और न ही लेखक ने ही अपना परिचय करने का या देने का प्रयास किया। लेखक ने उनकी तरफ से आंखें चुरा ली, क्योंकि लेखक को भी बुरा लगा जब हम किसी से के सामने जाते हैं और कोई अगर हमारे को देख के हमें समझ में आ जाए उसके हाव भाव से कि इसे अच्छा नहीं लगा, तो फिर हम उसको अपना परिचय क्यों देने लगे। और लेखक तो वैसे भी बड़ा संवेदनशील है, क्योंकि वो लेखक है, राइटर है। अब लेखक सामने बैठे नवाब साहब के बारे में सोचने लगा। नवाब साहब ने किफायत की दृष्टि से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि फर्स्ट क्लास का टिकट तो बहुत महंगा। तो ये कह रहे अब नवाब साहब को, क्योंकि मैंने देख लिया, तो इसलिए नवाब साहब को अच्छा नहीं लग रहा कि कोई सेकंड क्लास में सफर करता हुआ ने देखे। और सफर का वक्त काटने के लिए इन्होंने 2 खीरे खरीदे होंगे। अब इन्हें किसी के सामने खीरा खाने में बड़ा संकोच हो रहा है। नवाब साहब खिड़की से बाहर देखते रहे और स्थिति पर विचार करते रहे। यकायक भाव परिवर्तन करते हुए लेखक से उसने, जो नवाब है, खीरे का शौक फरमाने के लिए कहा, मतलब कहा कि आप भी खीरा लेंगे क्या, ऑफर किया मतलब लेखक को। लेखक को नवाब का यकायक भाव परिवर्तन बड़ा अजीब सा लगा, उसे अच्छा नहीं लगा। फिर भी लेखक ने शुक्रिया करते हुए कहा, किबला शौक फरमाए। किबला मतलब आप, शौक फरमाए मतलब नहीं, आप ही ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। नवाब साहब कुछ और देर खिड़की के बाहर देखकर कुछ निश्चय कर नीचे रखे पानी से भरे लोटे से खीरे को धोए बिना, मतलब उन्होंने पहले लोटे से खीरा को धोया, तौलिया से उन्हें पोंछा, जेब से एक चाकू निकाला, उसके खीरे के 2 सिरे काटे। आप देखते हो खीरे को काटने का यही तरीका होता है। उनको गोदा, मतलब आगे का जो उसका माउथ होता है हम उस पर चाकू मार के गोदते हैं, फिर उसमें से ऐसे करके झाग निकालते हैं। तो ये है इसके लिए कि इसका जहर निकल जाता है। वैसे वास्तव में मैं बताऊं, मैं इतने समय से गृहिणी हूं, ऐसे किसी भी खीरे का जहर नहीं निकलता। पता नहीं ये काम क्यों किया जाता है। जो खीरा कड़वा है वो कड़वा रहता है, जो मीठा है वो मीठा ही रहता है। तो ये बहुत समय तक मैंने भी इसमें बड़ा समय टाइम वेस्ट किया, उसके बाद मेरी समझ में आ गया कि ये इस तरीके से किसी खीरे का जहर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन परंपरागत तरीके से ये प्रथा सी चली आ रही है, तो लोग करते हैं ऐसा। तो इसने ऐसा किया नवाब ने। अब खीरे छीले और फांके काटकर तौलिए पर करीने से रखे। नवाब साहब ने फांकों के ऊपर जीरा मिला नमक और नमक मिर्च की, वो लाल मिर्च की सुर्खी बिखेर दी, यानी उसने नमक मिर्च और वो काला नमक जैसा बन गया और लाल मिर्च उसपे बुरक दी, मतलब छिड़क दी। लेखक उनकी भाव भंगिमा देखे जा रहा था। उनकी भाव भंगिमा से लेखक को स्पष्ट हो रहा था कि नवाब साहब के मुंह में खीरे के रसा स्वादन की कल्पना से, कि मैं खीरा खाऊंगा ऐसा सोचने से ही उसके मुंह में पानी आ रहा है। एक बार नवाब साहब ने फिर लेखक की ओर देखा और कहा, वल्लाह शौक फरमाए, लखनऊ का वालम खीरा है। मतलब
कि ये लखनऊ का बहुत ही उम्दा, मतलब बहुत ही अच्छा खीरा है और आप इसे मतलब शौक फरमाए, मतलब आप इसे प्लीज खाइए मेरे साथ। तो फिर भी लेखक ने क्या किया, लेखक ने उसको दोबारा से लेखक, हाँ, नमक मिर्च छिड़के जाने पर भी अब जब उसने देखा कि इतना सुंदर सा उसने खीरा तैयार किया है तो लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन पहले पूछने पर वो मना कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने आत्मसम्मान को रखते हुए कहा, शुक्रिया, मेरा मैदा कमजोर, जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए, मतलब नहीं, मुझे मेरा को ये हजम नहीं होते, आप अपना शौक फरमाए, मतलब आप ही खा लीजिए। नवाब साहब ने अब क्या किया, नमक मिर्च लगी खीरों की फाक की ओर एक बार फिर देखा और फिर खिड़की के बाहर देखा, फिर दीर्घ श्वास लिया से ऐसे करके, फिर एक एक फाक उठाई, होठों तक ले गए, सूंघा और स्वाद के आनंद में पलके मूंद कर ऐसे किया कि जैसे मुंह में भर आए पानी को गले में उतार लिया, फाकों को एक एक करके खिड़की के बाहर फेंकते गए। उसके बाद तौलिए से हाथ और होठ पहुंचकर बड़े गर्व से लेखक की ओर देखने लगे। लेखक बड़ा हैरान हो रहा था, ये क्या है, ये कैसी अजीब सी क्रियाकलाप है। नवाब साहब खीरे सूंघकर और फेंक कर हाथ मुंह पहुंचकर ऐसे लेट गए मानो इस काम में वो बड़े थक गए हो। लेखक नवाबी प्रक्रिया को देखकर शर्म महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि खीरों के प्रयोग की नई प्रक्रिया अच्छी जरूर कही जा सकती थी, पर इस तरीके से क्या उदर की तृप्ति हो सकती है, उदर मतलब पेट भर सकता है, ये कैसी बकवास बात है, कितनी बुरी बात है ये। इस बीच नवाब साहब को डकार आई और लेखक की ओर देखते हुए बोले, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, मतलब वो खाने में तो बहुत अच्छा होता है लेकिन ये पेट के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करना, वो कह रहा मैदे पर जोर डाल देता है, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता लीवर पर। नवाब साहब की डकार से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, यानी जो लेखक है उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने सोचा, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी की रचना क्यों नहीं हो सकती। तो लेखक ये सोचने लगा कि ये कैसे नवाब हैं, कि किस तरीके से, एक तो आप समझ ही गए कि वो कितने झूठे, कितने खोखले किस्म का वो नवाब रहा होगा, जिसने खाने की वस्तु को सिर्फ लेखक को दिखाने के लिए फेंक दिया कि हम लोग इसको खाते नहीं है। तो ऐसा तो आप जानते हो संभव है ही नहीं, कोई खीरा फेंकने के लिए तो नहीं लेता। तो लेखक ये सोचने लगा कि अगर के कोई थॉट भी दिमाग में नहीं आ रहा, कोई घटना भी हमारे पास नहीं है और केवल लेखक की इच्छा मात्र है, तो कह रहा तो भी संभवतः कहानी की रचना की जा सकती है, क्योंकि आज मुझे नवाब साहब को देखकर ये बात तो मेरी समझ में आ ही गई कि किस प्रकार से ये काम किया जा सकता है। ठीक है, तो एक तो बच्चों ये लखनवी जो अंदाज है, ये जो पाठ है, वो नवाब साहब के बहाने नवाबी परंपरा पर व्यंग है, क्योंकि आप सब, हम और मैं सब जानते हैं कि केवल अच्छे अच्छे भोजन की प्रशंसा मात्र करने से पेट नहीं भरा करते, और नवाब साहब का पेट सूंघने मात्र से भर गया होगा, ये तो तथ्य लेखक और आप हम सबकी सोच से बिल्कुल परे है। और दूसरी बात, नवाबी ठसक नहीं रही, तो उसको क्या लग रहा है कि मैं सेकंड क्लास से यात्रा कर रहा हूं। तो भले अच्छी बात है, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप सेकंड क्लास से, जो भी आपकी जेब कहती है, जिस भी तरीके की इजाजत देती है, आप उस तरीके से अपना जीवन चला रहे, तो इसमें क्या है। लेकिन फिर भी जाने क्यों नवाबी ठसक चले जाने के बाद भी ये इस तरीके के लोग अपनी झूठी शान क्यों दिखाते हैं, ये बात हमारे और लेखक की समझ से बाहर है, जबकि इस बात का कोई भी महत्व नहीं है। तो ये आपको जो उद्देश्य है इस कहानी का, वो यही है कि दिखावापूर्ण व्यवहार को गलत बताना, दिखावटी जीवन शैली को त्याग कर वास्तविक जीवन जीने की प्रेरणा देना। और लेखक ये भी बताना चाहता है कि नवाबों की नवाबी नहीं रही, लेकिन अपनी ठसक दिखाने के लिए वो सनक भरा व्यवहार करके स्वयं को जनसाधारण से ऊंचा समझते हैं। ठीक है, तो ये हमें दिखावा करने की आदत छोड़ देनी चाहिए और हर मनुष्य को अपने ठीक समान समझते हुए उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए, और ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे हम उपहास के पात्र बन पाए, जैसे कि हम लखनवी नवाब की बात आज पढ़कर हंस रहे हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ। ठीक है, लखनवी अंदाज। अब हम आपको मिलेंगे अगले पाठ के साथ।
तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।